Starch is the carbohydrate reserve of plants, which is the most important dietary source for animals, including man. प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फूड का सारे एनिमल्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। High content of starch is found in cereals, roots, tubers, vegetables, etc. Starch is a homopolymer composed of D-glucose units held by alpha-1,4 glycosidic bonds. स्टार्च होमोपॉलीमर है, दो तरह का बताए थे, पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जो होमोपॉलीमर होता है एक ही तरह के सब यूनिट का बना होता है। स्टार्च बना होता है डी ग्लूकोज यूनिट्स का, होमोपॉलीमर है, और डी ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। स्टार्च को ग्लूकोसन भी कहते हैं, ग्लूकन भी कहते हैं। अब स्टार्च में दो तरह के पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है एमाइलोज जो 15 to 20% होता है और वाटर सोल्यूबल होता है, और दूसरा कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन जो वाटर इनसोल्यूबल होता है और उसका अमाउंट होता है 80 to 85%। जो एमाइलोज होता है वो लीनियर पॉलीसैकेराइड है, अनब्रांच्ड है। एमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन with 200 to 1000 D-glucose units held by alpha-1,4 glycosidic bonds। जो एमाइलोज कंपोनेंट है एक लॉन्ग चेन है जो अनब्रांच्ड है, और इसमें डी ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में बॉन्ड बनता है अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। और दूसरा जो कंपोनेंट है एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच चेन होता है, इसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। जहां जहां ब्रांचिंग होती है, जो ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां पे अल्फा-1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि और दूसरी जगह जहां पे ब्रांचिंग नहीं होती है वहां पे अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज अनब्रांच्ड चेन है और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एमाइलेज, पैंक्रियाटिक और सैलिब्री to liberate dextrins and finally maltose and glucose units। स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाता है एक एंजाइम है एमाइलेज जो पैंक्रियाज में पाया जाता है या सलाइवा में पाया जाता है। तो स्टार्च टूटता है डेक्सट्रिन्स में, फिर वो टूटता है माल्टोज में और फाइनली टूट जाता है ग्लूकोज यूनिट्स। और ये जो एमाइलेज है ये अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट करता है। एमाइलेज स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करता है, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी शो करता है, तो एक्ट करता है अल्फा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। Starch can hold iodine molecules in the helical portion. The starch iodine is blue in color. स्टार्च का टेस्ट किया जाता है आयोडीन से। जब आयोडीन दिया जाता है तो स्टार्च का कलर हो जाता है ब्लू। तो ब्लू कलर इसलिए होता है कि स्टार्च सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है तो हेलिकल पोर्शंस बन जाते हैं, और उसी हेलिकल पोर्शन में आयोडीन बाइंड कर जाता है, आयोडीन को होल्ड करता है। जो हेलिकल पोर्शन बनता है वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, इसलिए ब्लू कलर हो जाता है। लेकिन दूसरा एक पॉलीसैकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनाता है,
उसमें हेलिक्स नहीं बनता है, इसलिए आयोडीन को होल्ड नहीं करता है, इसे सेलुलोज ब्लू कलर नहीं देता है। और एक हाल फिलहाल का एक क्वेश्चन भी था, पिछले साल का नहीं तो उसके पहले साल वाले का एक क्वेश्चन, समझे इस पॉइंट को? क्यों स्टार्च आयोडीन से ब्लू कलर देता है, सेलुलोज नहीं देता, समझ रहे हो? यस सर। स्टार्च फोल्ड करके हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, और वही जो हेलिक्स बनता है वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, जिसके कारण ब्लू कलर होता है। सेलुलोज इस तरह का हेलिक्स नहीं बनाता है, इसलिए आयोडीन को होल्ड नहीं करता है। तो स्टार्च का टेस्ट होता है आयोडीन से, सेलुलोज का टेस्ट आयोडीन से नहीं होता है, जबकि दोनों पॉलीसैकेराइड्स हैं और दोनों पॉलीमर हैं डी ग्लूकोज के। एक होता है इन्यूलिन होता है, इन्यूलिन इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन है। इंसुलिन तो एक प्रोटीन होता है, हार्मोन है, ये इन्यूलिन है, पॉलीसैकेराइड। इन्यूलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, इसलिए इसको फ्रुक्टोसन कहते हैं। इट अकर्स इन डालिया बल्ब, एक फ्लावरिंग प्लांट है डालिया, उसका जो स्टेम होता है उसको बल्ब कहते हैं, उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। या गार्लिक है, ओनियन है, उसके बल्ब में पाया जाता है। इट इज इजिली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में आसानी से घुल जाता है। इन्युलिन इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, इट इज यूज्ड फॉर असेसिंग किडनी फंक्शन थ्रू मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जूलॉजी में पढ़े होंगे किडनी का GFR, उसमें यूज किया जाता है इन्युलिन। इसको बॉडी यूटिलाइज नहीं करता है, डायट्री सोर्स नहीं है, ये फूड का सोर्स नहीं है। एक किडनी के फंक्शन के असेसमेंट में यूज किया जाता है, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर किया जाता है, पता नहीं क्या है, जूलॉजी में पढ़ते होंगे, उसमें यूज किया जाता है इन्युलिन। ठीक है, हेलो, ठीक है। यस सर। अब देखो ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन भी पॉलीसैकेराइड है, और स्टार्च और ग्लाइकोजेन में जो अंतर है कि स्टार्च प्लांट्स में पाया जाता है, रिजर्व फूड का काम करता है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट का काम करता है प्लांट्स में। और ग्लाइकोजेन भी एक पॉलीसैकेराइड है, ये हेटेरोट्रॉप्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है या दूसरे हेटेरोट्रॉप फंजाई वगैरह में, रिजर्व फूड का काम करता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोजेन इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल्स, hence often referred to as animal starch. स्टार्च होता है प्लांट में और ग्लाइकोजेन होता है एनिमल में। तो जिस तरह से स्टार्च प्लांट के लिए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल्स में ग्लाइकोजेन है रिजर्व कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, एनिमल स्टार्च। It is found in high concentration in liver, followed by muscle and brain. इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है लीवर में, उसके बाद मसल में, फिर ब्रेन में। Glycogen is also found in non-chlorophyllous plants like fungi. अभी बताया कि ग्लाइकोजेन हेटेरोट्रॉप्स में पाया जाता है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स हैं उसमें पाया जाता है, फंजाई भी हेटेरोट्रॉप्स हैं उसमें भी पाया जाता है। अब ग्लाइकोजेन का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। अभी पढ़ा हो कि एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड होता है,
जिसमें जहां दो तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जो ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं वहां पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और दूसरी जगहों पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ग्लाइकोजेन एमाइलोपेक्टिन की तरह ही ब्रांच पॉलीसैकेराइड है, सिर्फ अंतर है कि इसमें ब्रांचेस की संख्या ज्यादा होती है, बस इतना ही अंतर। तो ग्लाइकोजेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू एमाइलोपेक्टिन विद मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसका भी जो रिपीटिंग यूनिट होता है ये भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का पॉलीमर। तो ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजेन ज्वाइंड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स and alpha 1,6 glycosidic bonds at branching points। जैसे एमाइलोपेक्टिन ट्रांस पॉलीसैकेराइड है, दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, जहाँ पे ब्रांचिंग होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं और दूसरी जगहों पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं। एग्जैक्टली ग्लाइकोजेन में भी वही होता है, जहाँ पे ब्रांचिंग होती है वहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं और जहाँ पे जो लीनियर पोर्शन है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट है ग्लाइकोजेन का, ज्वाइंट टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड ब्रांचिंग पॉइंट्स। ठीक है। अब जो पॉलीसैकेराइड का चेन होता है जैसे ग्लाइकोजेन या और भी दूसरा है, इसके राइट एंड को कहते हैं रिड्यूसिंग एंड और जो लेफ्ट एंड होता है उसको नॉन रिड्यूसिंग एंड। जो पॉलीसैकेराइड होता है उसके राइट एंड को कहा जाता है रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट एंड को कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो सिर्फ पाया जाता है प्लांट्स। सेलुलोज occurs exclusively in plants and is the most abundant organic substance in plant kingdom। पूरे प्लांट किंगडम में या पूरे इस अर्थ पे यदि किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है तो है सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस ऑन अर्थ और ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट्स में। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और सेल वॉल मेनली बना होता है सेलुलोज का। कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। कॉटन का फाइबर होता है, जैसे फाइबर लिग्निफाइड होता है, कॉटन का जो फाइबर होता है वो सेलुलोज का बना होता है। जो पेपर बना होता है तो पेपर बनता है प्लांट के पल्प से, वो भी सेलुलोज होता है। और सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड है, मतलब एक ही तरह के यूनिट्स का बना हुआ है और ये अनब्रांच्ड है। ये भी एक साल नीट का क्वेश्चन था। सेलुलोज अनब्रांच्ड है, स्टार्च ब्रांच्ड है, ग्लाइकोजेन भी ब्रांच्ड है। स्टार्च में ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं, एमाइलोज अनब्रांच्ड है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है और ग्लाइकोजेन ब्रांच्ड होता है लाइक एमाइलोपेक्टिन। लेकिन सेलुलोज पूरी तरह अनब्रांच्ड लीनियर चेन होता है ग्लूकोज का और ये भी डी ग्लूकोज का पॉलीमर। सिर्फ अंतर है कि स्टार्च में या ग्लाइकोजेन में जो बॉन्ड बनता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और यहाँ पे बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यही अंतर है। तो सेलुलोज इज अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड and is composed of beta D glucose units linked by beta 1,4 glycosidic bonds। स्टार्च ग्लाइकोजेन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और बॉन्ड बनता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स।
or unbranched. Cellulose can be digested by enzyme cellulase, which acts on beta-1,4-glycosidic bonds. सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को कहते हैं सेलुलेज। स्टार्च को डाइजेस्ट करता है एमाइलेज। स्टार्च और सेलुलोज दोनों डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए एमाइलेज और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज। इसका कारण यही है कि स्टार्च में जो बॉन्ड होता है अल्फा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, विच इज ब्रोकन बाय या विच इज एक्टेड अपॉन बाय अल्फा एमाइलेज, और सेलुलोज में बॉन्ड होता है बीटा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच कैन बी एक्टेड अपॉन बाय सेलुलेज। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं एमाइलेज और सेलुलेज, ये दोनों ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। एक एंजाइम दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स पे एक्ट नहीं करते, एक पे करता है। जैसे एमाइलेज अल्फा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है और सेलुलेज तोड़ता है बीटा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बोलो, समझे इतनी बात? Yes, sir. अब cellulose cannot be digested by mammals due to lack of enzyme cellulase. सेलुलोज तो प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। जब प्लांट्स को खाते हैं तो सेलुलोज भी जाएगा उनमें। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना चाहिए। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज मैमल्स में नहीं पाया जाता है। तो सेलुलोज का डाइजेशन कैसे होता है? तो जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स का मतलब कुतर कर जो खाता है, रैबिट वगैरह, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, या हर्बिवोरस एनिमल्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन देयर गट which produces cellulase। जो एनिमल्स हैं उनके गट में माइक्रो ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेलुलेज, और वही सेलुलेज सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। एनिमल्स में सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। एनिमल्स के गट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सेलुलेज, जिसके कारण सेलुलोज का डाइजेशन होता है। ये जो बैक्टीरिया हैं जो एनिमल्स के गट में पाए जा रहे हैं, दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल जाती है, फूड एनिमल से मिल जाता है, और बदले में उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस करता है सेलुलेज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज यील्ड्स ए डाइसैकेराइड सेलोबायोज फॉलोड बाय बीटा डी ग्लूकोज। जब सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो पहले बनता है सेलोबायोज, तो फिर टूटकर बदल जाता है बीटा डी ग्लूकोज में। सेलोबायोज डाइसैकेराइड है, पहले पढ़े हो पेज नंबर 26 में देखना। माल्टोज और माल्टोज के बाद क्या है? सेलोबायोज, है ना? इसका मिला सेलोबायोज। सेलोबायोज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलोबायोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है जिसके डाइजेशन से बनता है डाइसैकेराइड सेलोबायोज, और फिर उसके हाइड्रोलिसिस से बनता है बीटा डी ग्लूकोज। अब ह्यूमंस में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है।
लेकिन फिर भी इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है। सेलुलोज दो नॉट डाइजेस्टेड has great importance in human nutrition. It is a major constituent of fiber. फाइबर का मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सेलुलोज, और सेलुलोज क्या है? नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट, ये डाइजेस्ट नहीं किया जाता है। द फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर include decreasing the absorption of glucose and cholesterol from the intestine, besides increasing the bulk of feces. डाइटरी फाइबर का फंक्शन होता है एक इंटेस्टाइन में ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और फीकल मैटर का अमाउंट बढ़ा देता है। तो सिंपली कहो तो पेट साफ करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन कम करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। इसलिए एम्फेसिस दिया जाता है फाइब्रस फूड्स खाने की। yes. अब एक पॉलीसैकेराइड है काइटिन। काइटिन का नाम सुने हो? फंगल सेल वॉल बना होता है काइटिन का। तो काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है जो पॉलीमर है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामिन, शॉर्ट में इसको कहते हैं NAG। It is composed of N-acetyl D-glucosamine NAG units held together by beta-1,4 glycosidic bonds. काइटिन भी पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीमर है N-acetyl D-glucosamine NAG, और आपस में जुड़े रहते हैं beta-1,4 glycosidic bonds से। It is a structural polysaccharide found in the exoskeleton of some invertebrates like insects, crustaceans. कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सोस्केलेटन के रूप में पाया जाता है, जैसे इंसेक्ट्स में या क्रस्टेशियंस में। ये क्वेश्चन भी नीट का क्वेश्चन है, 3-4 साल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? तो बना होता है काइटिन का। और इसके अलावा पहले से जानते हो फंजाई का सेल वॉल भी बना होता है काइटिन का। और काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर है N-acetyl D-glucosamine NAG। ठीक है, हो गया? यस सर। अब जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है छोड़ देना, तुमको नहीं पढ़ना। पेज नंबर 33 पे आओ। लिपिड्स, ये जो वर्ड है लिपिड, ये डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड है लाइपोस। लाइपोस का मतलब होता है फैट। तो फैट क्या है? लिपिड। लिपिड्स आर ए हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हेट्रोजीनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। होमोजीनस ग्रुप नहीं है, हेट्रोजीनस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है। रिलेटिवली इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल होता है, रिलेटिवली इनसोल्युबल होता है। सोल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे अल्कोहल में, ईथर में। एक्चुअली और रिलेटेड फैटी एसिड्स, रिलेटेड होता है फैटी एसिड से, एंड यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल्स। ये यूटिलाइज किए जाते हैं लिविंग सेल्स के द्वारा। हेट्रोजीनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। वाटर में रिलेटिवली इनसोल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर में सोल्युबल होता है,
रिलेटेड होता है फैटी एसिड से और लिविंग सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। दे आर द चीफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर की जाती है कार्बोहाइड्रेट में भी, प्रोटीन्स में भी, फैट्स में भी, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर की जाती है फैट। ये तीनों का यदि ब्रेकडाउन होता है सेम अमाउंट है और तीनों का ब्रेकडाउन होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। ये मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का। दे आर द चीफ कॉन्सेंट्रेटेड स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी besides their role in cellular structure and various other biochemical functions। इसके अलावा सेलुलर स्ट्रक्चर में इसका रोल है, जैसे कोई भी मेम्ब्रेन है, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हों वो सब बने होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के, जो स्ट्रक्चरल रोल है, और दूसरे भी बायोकेमिकल फंक्शंस हैं इसके। अब एक चीज की जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब पॉलीमर्स हैं। लिपिड्स पॉलीमर नहीं। शुरू के पेज में जो पढ़े थे कि दो तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े थे, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो लिपिड माइक्रोमॉलिक्यूल्स में, तो लिपिड्स माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। तो लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं हैं, जबकि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, ये सब पॉलीमर्स हैं। लिपिड पॉलीमर्स नहीं हैं, ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। दे आर मोस्टली स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स को क्लासिफाई किया गया। एक होता है सिंपल लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट है फैटी एसिड और दूसरा होता है अल्कोहल। तो फैटी एसिड अल्कोहल के साथ ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और अल्कोहल में OH ग्रुप। तो फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल के OH ग्रुप के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। तो फैटी एसिड अल्कोहल के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाकर सिंपल लिपिड बनाता है। तो सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। अब सिंपल लिपिड्स में आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये सिंपल लिपिड्स हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं या ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं these are esters of fatty acids with glycerol। इसे ध्यान देना, सिंपल लिपिड इज ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। तो फैट और ऑयल भी सिंपल लिपिड है। तो इसमें अल्कोहल के रूप में होता है ग्लिसरॉल। अल्कोहल कई तरह का होता है। तो फैट और ऑयल भी ईस्टर है फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल के रूप में यहाँ पर है ग्लिसरॉल। यदि अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल है सिंपल लिपिड में तो ये होता है फैट एंड ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। अब फैट और ऑयल में अंतर क्या है? ऑयल इज ए लिक्विड व्हाइल फैट इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं,
Fat and oil both are simple lipids. Both are esters of fatty acids with glycerol as alcohol. डिफरेंस है कि फैट सॉलिड होता है और ऑयल लिक्विड होता है. और दूसरे सिंपल लिपिड्स हैं वैक्सेस. वैक्स जानते हो? तो ये भी एस्टर्स हैं फैटी एसिड्स के अल्कोहल के साथ, लेकिन इसमें जो अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल नहीं होता है. ग्लिसरॉल के अलावा कोई दूसरा अल्कोहल होता है. तो वैक्सेस आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, यूजुअली लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है विथ अल्कोहल्स अदर देन ग्लिसरॉल. सीटाइल अल्कोहल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस. वैक्सेस में मोस्ट कॉमन जो अल्कोहल पाया जाता है वो सीटाइल अल्कोहल पाया जाता है. बोलो ना, समझे? Yes, sir. Simple lipids are esters of fatty acids with alcohol. इसका एक टाइप हो गया fats and oils. Fats and oils are esters of fatty acids with glycerol. अल्कोहल के रूप में है ग्लिसरॉल. फैट सॉलिड होता है, ऑयल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर. और जो वैक्सेस हैं, वैक्सेस आर आल्सो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल. लेकिन अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल है, कोई दूसरा अल्कोहल होता है, जनरली सीटाइल अल्कोहल होता है. और दूसरा है कि इसमें जो फैटी एसिड चेन होता है वो लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है फैट्स एंड ऑयल्स की तुलना. अब फैटी एसिड्स क्या हैं? तो फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है विथ हाइड्रोकार्बन. इसमें हाइड्रोकार्बन होता है. फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ हाइड्रोकार्बन. साइड चेन के रूप में होता है हाइड्रोकार्बन. They are the simplest form of lipids. Fatty acids are the simplest form of lipids. A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. Fatty acid में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और हाइड्रोकार्बन होता है साइड चेन के रूप में. ये जो हाइड्रोकार्बन होता है अपने लेंथ में वेरी करता है. तो चूंकि वेरिएबल होता है तो इसको आर ग्रुप कहते हैं. जैसे अमीनो एसिड में भी एक आर ग्रुप होता था, वेरिएबल ग्रुप. तो इस तरह से वेरिएबल ग्रुप है साइड चेन के रूप में, तो इसको आर ग्रुप कहते हैं. जो फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप. द आर ग्रुप वुड बी मिथाइल. अब आर ग्रुप में मिथाइल हो सकता है CH2 और इथाइल हो सकता है C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप. उसका और हायर नंबर हो सकता है, जैसे C2H5 है तो C3 हो सकता है, C4, C5. तो ये जो इसमें जो वेरिएशन था या तो एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक का हो सकता है. तो वेरिएबल ग्रुप है हाइड्रोकार्बन है, उसमें एक कार्बन का भी हो सकता है और एक कार्बन से वेरी करके 19 कार्बन तक का हो सकता है. जैसे मिथाइल ग्रुप है तो एक कार्बन का हो गया, इस तरह से 19 कार्बन तक का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड एक फैटी एसिड है, इसमें 16 कार्बन हैं, 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंक्लूड करके 16 है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो 15 कार्बन का है. एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन. इसमें आर ग्रुप कितने एक का हो गया कार्बन का? 15 कार्बन का हो गया, है ना. उस तरह से एरेकिडोनिक एसिड has 20 carbon atoms including the carboxylic group. एरेकिडोनिक एसिड ये भी एक फैटी एसिड है, इसमें 20 कार्बन एटम्स हैं, 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप. इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन 19 कार्बन एटम्स का बना हुआ है. ये एक साल नीट का एक क्वेश्चन था.
कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, चूज करना था सही और गलत। तो उसमें एक स्टेटमेंट में था palmitic एसिड कंसिस्ट ऑफ 20 कार्बन एटम्स, और एरेकिडोनिक एसिड दे दिया था, एरेकिडोनिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 16 कार्बन एटम्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत थे। palmitic एसिड 16 कार्बन एटम्स का बना होता है, एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम्स का बना होता है। उससे से एक स्टीयरिक एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, 18 कार्बन एटम्स का बना होता है। ये गया, चल तो बंद कर। इसमें पेज नंबर 39 थोड़ा सा उलटना।